Hey everyone, welcome back to the accountancy class. So this is class number 4 of chapter number 1 Introduction to Accounting. लास्ट 3 क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे. इस चैप्टर के अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. कौन से हैं वो 2 टॉपिक्स? फर्स्ट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. सेकेंड, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में हम ये दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास. ओके, जो फर्स्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो हमारा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. इसके कुछ पॉइंट्स हम पहले वाली वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. मज़ा आ जाएगा. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. देखो, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, राइट? तो देखो, समझ लो कि आपका बिजनेस है. आप बिजनेस चला रहे हो. आपने कुछ अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग डेटा सब प्रिपेयर किया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. अब क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड हैं, किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो इंटरेस्टेड हैं. ठीक है, आपकी फाइनेंशियल डेटा का यूज़ करके वो एक डिसीजन लेते हैं. उन सारे लोगों को जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है, जो आपकी फाइनेंशियल डेटा का यूज़ करके डिसीजन लेते हैं, उन्हीं सभी लोगों को हम बोलते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अब कौन है वो लोग, क्या नाम है उनका, क्यों वो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, वो समझते हैं. तो जितने भी यूज़र्स होते हैं ना, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, कौन से हैं? मैं 2 पार्ट्स देखो. फर्स्ट है आपका इंटरनल यूज़र्स. क्या है? इंटरनल यूज़र्स. और सेकंड है एक्सटर्नल यूज़र्स. अब इसका क्या मतलब है, आराम से समझेंगे. अब देखो, इंटरनल यूज़र्स का क्या मतलब है. अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ ना, इंटरनल यूज़र्स मतलब घर के लोग, जो घर वाले लोग होते हैं ना, घर के लोग, उनको कहा जाता है इंटरनल यूज़र्स. घर के लोग मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर, बिजनेस को चलाने में जो हेल्प करते हैं, आपके ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो आपसे बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, वो होते हैं इंटरनल यूजर्स. अब आपके घर के लोग कौन हो गए? देखो, सबसे पहले हो गए आप खुद, ओनर. हाँ या ना? आप भी तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र हो. कैसे? कि आपने देखो बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करी है. अब आप भी जानना चाहते हो कि भाई उस कैपिटल का हुआ क्या, क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मेरे पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं, मेरी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस मैंने डाले हैं, कितना मेरा खर्चा हो रहा है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किसको कितनी सैलरी दे रहा हूँ, ये सब आप जानना चाहते हैं. और आपको ये कैसे पता चलेगा? आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से. तो हुए ना आप भी एक यूज़र, और आप तो घर के ही लोग हो, राइट? तो कौन हो गए आप? ओनर जो है वो कौन है? इंटरनल यूज़र. पहला तो हो गया ओनर. सेकंड है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, वो लोग जो आपके बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, जो बिजनेस को स्मूथली एफिशिएंटली रन करते हैं, वो होते हैं आपके मैनेजमेंट में. अब आपके बिजनेस को रन करने के लिए, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, आपके बिजनेस की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए उनको डेटा चाहिए. किस चीज़ का डेटा चाहिए? भाई फाइनेंशियल्स चाहिए. कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट या फिर आप सर्विसेज दे रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है. उनको जब तक यही नहीं पता होगा कि कॉस्ट कितनी है, वो प्राइस कैसे सेट करेंगे. अगर 8 रुपये की चीज़ बन रही है तो उस पर वो कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे. तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए उनको क्या चाहिए? फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हो गए ना वो यूज़र. और मैनेजमेंट तो घर के ही लोग हैं, आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं, राइट? तो थर्ड हमारा आता है एम्प्लॉयज़, वर्कर्स. एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स.
अच्छा जी, अब ये इंटरनल यूज़र क्यों है और क्यों इनको आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है? देखो साफ सी बात है, आपके जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप सैलरी तो देते ही हो, सैलरी के साथ साथ आप देते हो बोनस, करेक्ट। और बोनस जो होता है वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। जितना अच्छा आपका बिजनेस चल रहा होगा उतना अच्छा आप बोनस दोगे। तो एम्प्लॉयज़ को हमेशा ये लगा रहता है कि भाई हमारा जो बिज़नेस है, हमारा मतलब जिस बिज़नेस में वो काम कर रहे हैं वो अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बोनस कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हो गए ना वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स, हाँ या ना, राइट। और आपके तो ऑफिस में ही बैठे हैं, घर के ही लोग हैं और इंटरनल यूज़र हो गए। इंटरनल यूज़र्स में मेन आपके ये तीन ही आते हैं, आप खुद, आपकी मैनेजमेंट और आपके एम्प्लॉयज़। जो आपके ऑफिस में बैठे हैं और कोई है क्या? यही तीन है, आप खुद बैठे हो, आपके मैनेजमेंट बैठी है और आपके एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, इसलिए इंटरनल यूज़र्स हो गए आपके घर के लोग। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल यूज़र्स की। देखो एक्सटर्नल यूज़र मतलब बाहर वाले लोग। कौन है ये हैं बाहर वाले लोग। मतलब आपके ऑफिस में नहीं बैठे हैं, आपके बिजनेस से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो बहुत इंटरेस्टेड है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और एक डिसीजन लेंगे। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कौन होते हैं देखते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले हमारे आते हैं बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन आ गए? बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों इंटरेस्टेड है भाई? तो देखो मोस्टली बिजनेसेस को बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए फंड्स चाहिए, और फंड्स कहाँ से लेंगे? वो बैंक से। बैंक से उनको लोन लेना ही होता है, ठीक है। अब आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए तो बैंक आपसे सबसे पहली चीज़ क्या मांगेगी कि भाई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाओ कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, आगे ग्रो करने वाला है या नहीं, आप मुझे लोन रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बैंक को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलेगी? आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। तो हो गए ना वो यूज़र। क्यों? क्योंकि उनको भी एक डिसीजन लेना है कि भाई आपको लोन दें या ना दें, और ये डिसीजन वो कैसे लेंगे? आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके। बात समझ में आई? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे हो गए पहले एक्सटर्नल यूज़र। सेकंड कौन आएगा? सेकंड आएंगे आपके बिजनेस के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। कौन? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब पहली बात तो ये समझते हैं कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है। देखो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब है वो लोग जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कर सकते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि कर सकते हैं, करना चाहते हैं लेकिन अभी किया नहीं है, ठीक है। अब आप भी चाहते हो कि भाई आपके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब मान लो कि मैं हूँ वो पोटेंशियल इन्वेस्टर और आपका बिजनेस है। अब मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले डिसाइड करना होगा कि करूँ या ना करूँ। कैसे डिसाइड करूँगा? मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूँगा। अच्छा ये बिज़नेस प्रॉफिट में है, इसके आगे बहुत डिमांड होने वाली है, ये अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा पैसे कमाएगा, ठीक है पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ ये मैं डिसीजन कैसे लूँगा? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के लूँगा, राइट। आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके लूँगा। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी क्या कर रहे हैं? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं एक डिसीजन लेने के लिए। हो गए वो हमारे सेकंड यूज़र। कौन से? बाहर वाले, एक्सटर्नल, ठीक है। थर्ड यूज़र हैं हमारे क्रेडिटर्स। अब पहली बात तो क्रेडिटर्स होता कौन है? क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या है? ओके तो समझो ये हो आप, ठीक है, और आपका एक बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस है। अब बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करने का आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में शुगर हो गई ख़त्म। अब आप शुगर परचेज करने जा रहे हो, आप गए और ये है जो शुगर बेचते हैं। तो आपने क्या कहा कि यार दोस्त सुन, मुझे ना शुगर की ज़रूरत है लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे तुम्हें दे दूँगा 1 महीने बाद, भरोसा रखो। क्या आपको क्या लगता है ये भरोसे पे आपको शुगर दे देगा? नहीं, ये चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा आपकी क्रेडिट वर्दीनेस। क्या चेक करेगा? क्रेडिट वर्दीनेस। जो इतना भारी वर्ड मैंने लिखा है इसका मतलब सिंपल सा यही है, ये चेक करेगा कि क्या आप मुझे फ्यूचर में पैसे लौटा दोगे या नहीं। कैसे चेक करेगा? आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कैसे चेक करेगा कि पहले आपने कितने लोगों से उधार ले रखा है, क्या आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है, क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वो सारी चीज़ें
तो बेसिकली आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो यूज़ करेगा ये डिसीजन लेने के लिए कि क्या मैं आपको क्रेडिट पे शुगर बेच सकता हूँ या नहीं। तो ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान जिससे आप शुगर परचेज तो कराए लेकिन आपने उसको पैसे नहीं दिए, इसी इंसान को हम कहते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी क्या हुआ, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़र। और वो क्यों यूज़ कर रहा है, ताकि वो आपके बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर सके कि क्या मैं आपको क्रेडिट पे सामान बेच सकता हूँ या नहीं। बात समझ में आई, राइट। ये हो गया हमारा क्रेडिटर। तो हमारा फोर्थ यूज़र है बाहर वाला, एक्सटर्नल यूज़र। तो फोर्थ यूज़र है हमारी खुद की गवर्नमेंट। कौन, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों है आपकी यूज़र, अब देखो भाई, गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं आपसे टैक्सेस। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होते हैं। अब गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं आपको, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगी कि आपकी इनकम कितनी है और इस इनकम पे आपका इतना टैक्स बनता है, तो आपको उतना टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रही है। क्यों, ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, आपका टैक्स कितना बनता है। इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करेगी, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगी। तो हो गई ना गवर्नमेंट भी यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, जो फिफ्थ हमारा यूज़र है एक्सटर्नल यूज़र, वो है पब्लिक, जनता। अब पब्लिक को क्यों चाहिए भाई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो क्या करेगी इसका। अब एक बात बताओ, पब्लिक में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ये डिसाइड करेंगे कि अच्छा इस कंपनी में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये मुझे अच्छी सैलरी देगी, अच्छे बोनसेस देगी। अच्छा इस कंपनी में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनाती है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये आगे ग्रो करेगी। बात समझ रहे हो। तो पब्लिक में ही कुछ लोग होंगे जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जॉब ढूंढने के लिए। उसके बाद आप जो बिज़नेस कर रहे हो वो एक सोसाइटी में बिज़नेस कर रहे हो, राइट। आप सोसाइटी के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। तो अब होता क्या है, बहुत सी कंपनीज़ के लिए ना ये मैंडेटरी हो चुका है कि वो कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज अमाउंट वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, कि भाई पेड़ लगाओ, ओल्ड एज होम, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, राइट कि बच्चों की एजुकेशन, ऐसे बहुत सी एरियाज़ हैं जहाँ कंपनीज अब क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट। तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगी, क्या आप ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल तो नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को चाहिए होती है, वो पब्लिक आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेगी। ओके, सो ये हो गए हमारे 5 एक्सटर्नल यूजर्स। जो मेन थे वो यही हैं, कुछ 2-3 और भी होते हैं, जैसे कि रिसर्चर्स मतलब जो रिसर्च करते हैं, तो वो अलग अलग कंपनी की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं जिस चीज़ की उनको रिसर्च करनी होती है, राइट, वो होते हैं रिसर्चर्स। लेकिन जो मेन 5 हैं वो 5 के 5 यूज़र्स मैंने आपको बता दिए हैं कि ये 5 होते हैं जो आपके मेन यूज़र्स हैं एक्सटर्नल, जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं अपनी ही नीड फुलफिल करने के लिए। सबकी अगर आप देखोगे सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बैंक्स की अलग रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टर्स की अलग रिक्वायरमेंट है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं एक डिसीजन लेने के लिए। और उसके पहले हमने किया था इंटरनल यूजर्स में थे हमारे 3 घर के लोग जो आपके बिजनेस में बैठे हुए हैं, जो आपके ऑफिस में बैठे हैं, आप खुद, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, राइट। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल दो फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आराम से समझेंगे, सब समझ में आएगा। देखो, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, करेक्ट। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई अकाउंटिंग का मीनिंग ये है, अकाउंटिंग की नीड ये है, ये उसका प्रोसेस है, ऐसे ऐसे अकाउंटिंग होती है, इसके एडवांटेजेस ये हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं, ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा। इसके यूज़र्स ये हैं जो आज हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रिपेयर करने वाले हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस की प्रिपेयर होगी, एक्चुअली में उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए।
जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सब यूज़ करेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करोगे, एक्चुअली में उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, जो फर्स्ट क्वालिटी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए वो है रिलायबिलिटी। अब क्या मतलब है इसका, बहुत ही आराम से समझते हैं। देखो, रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें आपने जो भी डेटा शो किया है वो डेटा क्या होना चाहिए, वो डेटा होना चाहिए फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। अब सर इसका क्या मतलब है, अभी समझाता हूँ। फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल, फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल का मतलब क्या है कि देखो, समझ लो आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है, उसमें आपने एक फिगर डाली है सेल्स की। अब आपने जो भी फिगर्स डाली है ना, उस फिगर के पीछे आपके पास एक एविडेंस है, उस फिगर को बैक करने के लिए आपके पास एविडेंस है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये फिगर कहाँ से आई, तो आपके पास उसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड है कि देख लो ये इसका एविडेंस है, इसलिए ये फिगर आई है। तो अगर आपने जो भी डेटा शो कर रखा होगा, जो भी आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी है, उसमें हर डेटा के लिए अगर आपके पास एविडेंस है कि अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई ये कहाँ से आया, ये फिगर कहाँ से आई, और आपके पास उसको प्रूव करने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट है एज एन एविडेंस, तो मैं क्या बोलूँगा कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल है। वो तो वेरीफाइबल का मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी फिगर वेरीफाई कर सकता हूँ और आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है। आपकी कोई भी फिगर को मैं आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकता हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वेरीफाइबल है, बिल्कुल फैक्चुअल है, तो लोगों को क्या होगा, लोगों के आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे पूरा भरोसा होगा। जो भी आपके यूजर्स होंगे उनको क्या होगा, बिल्कुल 100% आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट होगा कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से बनी है, कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करी गई। जो हमने डिसएडवांटेज जिसमें पढ़ा था ना, विंडो ड्रेसिंग, तो इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हर फिगर को वेरीफाई कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे रिलाय कर सकता है, भरोसा कर सकता है, अगर आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वेरीफाइबल है, बिल्कुल फैक्चुअल है। बात समझ में आ गई। लेकिन अब एक चीज़ याद करो, क्या याद करो कि हमने एक लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में एक पॉइंट पढ़ा था। क्या पॉइंट पढ़ा था? वो पॉइंट था, अगर आपको याद नहीं आया तो मैं याद दिलाता हूँ, कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, बिल्कुल पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब ये था कि आप जो भी डेटा प्रिपेयर करते हो, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हो, वो सारा का सारा एग्जैक्ट नहीं होता, मतलब सारा का सारा वेरीफाइबल नहीं होता। सारे फिगर्स के आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते। हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया था? एग्जाम्पल हमने लिया था डेप्रीसिएशन का। किसका? डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आपके पास जो आपका स्मार्टफोन है, जब आपने परचेज़ किया होगा, उसकी वैल्यू जो उस टाइम थी, जैसे जैसे आप यूज़ करते गए, आपने देखा होगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, ठीक है। अगर आप बेचने जाओगे 6 महीने बाद वो फ़ोन, तो क्या वो उतने अमाउंट का बिकेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। ऐसे ही सिमिलरली जो बिजनेस में एसेट्स होते हैं, जैसे कि मशीनरीज, जैसे कि कंप्यूटर्स, तो वो क्या होते हैं, टाइम के साथ डेप्रिशिएट हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें पॉइंट क्या था कि जो ये डेप्रिसिएशन होता है ना, इस डेप्रिसिएशन को आप जो रिकॉर्ड करते हो, वो आप एज पर आपकी पर्सनल जजमेंट पे रिकॉर्ड करते हो। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपने इस डॉक्यूमेंट से देखा और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको खुद की जजमेंट यूज़ करनी होती है, खुद के एस्टिमेट्स यूज़ करने होते हैं। तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे कुछ फिगर्स होते हैं, ऐसे कुछ डेटा होता है जो शायद वेरीफाइबल ना हो। तो अब क्या होगा? अब वेरीफाइबल नहीं है तो मैं भरोसा कैसे करूँ कि बिल्कुल सही की है? तो आपको क्या करना है, आपका जिसका बिजनेस है, आपको क्या करना है कि जहाँ पर आप अपनी पर्सनल जजमेंट भी यूज़ कर रहे हो, जहाँ आपको करनी पड़ रही है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनल जजमेंट में कोई भी बायसनेस नहीं कर रहे,
मतलब अब आप क्या कर रहे हो, आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, जैसा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। मतलब आपकी जो पर्सनल जजमेंट है वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम बायसनेस है। बायसनेस का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने इंटरेस्ट के लिए, बिजनेस को अच्छा दिखाने के लिए, प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाने के लिए अपनी पर्सनल जजमेंट का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जैसा दिखना चाहिए था आपने वैसा ही दिखाया है, जैसा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए था बिल्कुल सही तरीके से आपने वैसा ही रिकॉर्ड किया। अब ऐसा रिकॉर्ड करोगे तो डेफिनेटली वो क्या होगी, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होगी। बात समझ में आया रिलायबिलिटी का? अगर मैं इसको सम अप करूं तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल होने चाहिए। जिन भी डेटा का, जिस भी फिगर का, जिस भी डेटा का आपके पास डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ताकि कोई भी उसको क्या कर सके, वेरीफाई कर सके। लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, मतलब हर फिगर का, हर डेटा का आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कहीं कहीं जगह आपको अपनी पर्सनल जजमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो पर्सनल जजमेंट यूज़ कर रहे हो, आप जो अपनी एजम्पशंस लगा रहे हो, वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस है। बात समझ में आई? अगर आप ये सब करोगे तो डेफिनेटली आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन सी क्वालिटी होने वाली है, रिलायबिलिटी। पहली क्वालिटी समझ में आई कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिलायबल होनी चाहिए। समझ में आ गया? सेकेंड क्वालिटी क्या है वो देखते हैं। ओके, सेकेंड क्वालिटी जो आती है, जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए, वो है रेलेवेंस। क्या है? रेलेवेंस। अब देखो रेलेवेंस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। रेलेवेंस का मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें सिर्फ रेलेवेंट डेटा ही शो करो। रेलेवेंट डेटा का मतलब क्या हुआ, जो यूज़र्स के लिए रेलेवेंट है, जिस इंफॉर्मेशन से यूज़र्स एक डिसीजन लेंगे, राइट। अगर कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, कोई बेकार का इन्फॉर्मेशन है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इररेलेवेंट डेटा, उसको आपको अलग से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एम्प्लॉय ने 10 रुपये की स्टेशनरी ली है, 20 रुपये की चाय पी है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ना। कोई भी यूज़र इस इन्फॉर्मेशन से तो डिसीजन लेने नहीं वाला कि आपके एम्प्लॉय ने 10 रुपये की स्टेशनरी यूज़ कर ली, 20 रुपये की चाय पी ली, तो ये क्या है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी इररेलेवेंट या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को आपको हाईलाइट करने की, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ जो रेलेवेंट है, रेलेवेंट फॉर द यूजर्स, वही शो करनी है। तो क्या बोला मैंने कि इररेलेवेंट एंड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है? नॉट टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात समझ में आई? लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? देखो, अब इतने सारे यूज़र्स हमने पढ़ लिए, 5 एक्सटर्नल पढ़ लिए थे, 3 इंटरनल पढ़ लिए थे, राइट। अब हर यूज़र की ना अलग रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जो मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट डेटा हो, वो इन्वेस्टर्स के लिए ना हो, वो गवर्नमेंट के लिए रेलेवेंट डेटा ना हो, वो पब्लिक के लिए रेलेवेंट डेटा ना हो। तो अब बिजनेस, अब आप जिसका बिजनेस है, राइट, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अब वो एक्चुअली में ये डिसाइड कैसे करेंगे कि यार कौन सा डेटा रेलेवेंट है, कौन सा डेटा रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी यूज़र के लिए इररेलेवेंट डेटा हो सकता है वो, और किसी यूज़र के लिए रेलेवेंट हो सकता है। बात समझ रहे हो, राइट। तो क्या करना होता है, आपको सारे यूज़र्स की, सारे के सारे यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करना होता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन इस यूज़र के लिए रेलेवेंट हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन इस यूज़र के लिए रेलेवेंट हो सकती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा किसी भी यूज़र के लिए रेलेवेंट हो सकता है, वो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करना। बात समझ रहे हो? रेलेवेंस का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ अपनी फाइनेंशियल डेटा में सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही शो करनी है, इररेलेवेंट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। और रेलेवेंट का मतलब क्या है, जिससे कोई भी यूज़र यूज़ करके, या किसी भी यूज़र के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिससे वो कोई डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ओके। तो सेकंड क्वालिटी जो थी रेलेवेंस, वो भी हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्वालिटी देखते हैं जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए,
वो है, सो थर्ड क्वालिटी है हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या बोला मैंने? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है अंडरस्टैंडेबिलिटी का, कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो, किसको? यूजर्स को, राइट? वो ऐसे प्रेजेंट करना है आपको इतने सिंप्लीफाइड वे में कि अगर किसी को अकाउंटिंग का ABC भी नहीं आता, किसी को कोई नॉलेज नहीं है, वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के क्या कर सके? कोई डिसीजन ले सके, उसको समझ में आ जाए कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। क्योंकि सबको तो अकाउंटिंग नहीं आती ना भाई, राइट? आपको तो आती है, सब तो कॉमर्स के बच्चे नहीं है, सबने तो कॉमर्स ली नहीं है, कुछ साइंस वाले भी होंगे। अब साइंस वालों को थोड़ी समझ में आएगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, करेक्ट? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करो कि अगर किसी को अकाउंटिंग का कुछ नहीं पता, कुछ नॉलेज नहीं है, वो भी आपके डेटा को देख के समझ जाए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और वो एक डिसीजन ले सके। बात समझ में आई? अब इसके लिए क्या होता है? इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स होती है, जैसे कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे सकते हो। एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट्स में डेटा डाला है, आप उस डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हो एक्सप्लेनेटरी नोट्स में, कि देखो ये एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस में ये चीज़ें हैं, कि इसका ये मतलब है, मैंने यहाँ कुछ एक्सपेंस किया है, मेरी सेल्स इतनी है, कुछ भी। तो आप एक्सप्लेन करने के लिए, अपने डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे सकते हो। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, बस आपको ये याद रखना है कि मैं अपना डेटा ऐसे प्रेजेंट करूँ, इतने अच्छे वे में प्रेजेंट करूँ, इतने सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करूँ कि सबको समझ में आ जाए, सारे यूजर्स को समझ में आ जाए, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ये है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। 3 क्वालिटीज़ हमने पढ़ ली जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। पहली, कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबिलिटी। सेकंड, सिर्फ रेलेवेंट डेटा, रेलेवेंस, और ऐसे प्रेजेंट करो कि सबको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वालिटी है हमारी जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए, वो है कंपेरेबिलिटी। क्या है? कंपेरेबिलिटी। अब देखो कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है? कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे प्रिपेयर करो कि आप अपना डेटा इस साल का किसी और प्रीवियस ईयर से इजीली कंपेयर कर सकते हो। मतलब इस साल आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी है उसको प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सको। इस साल मेरा इस सेल पे इतना प्रॉफिट हुआ है, प्रीवियस ईयर इस सेल पे इतना प्रॉफिट हुआ था, तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, हर साल इम्प्रूव कर रहा हूँ या फिर नीचे जा रहा हूँ, जब मैं कंपेयर करूँगा, राइट। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपना फाइनेंशियल डेटा किसी और बिजनेस से कंपेयर करूँ तो वो भी आप इजीली कर पाओ, ये बोलता है कंपेरेबिलिटी। अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप अपना डेटा किसी और बिजनेस से भी कंपेयर कर सको, अपने ही प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सको? तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या लिखा मैंने? सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ ना प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज डिफाइंड है जो आपको अप्लाई करनी होती है वाइल डूइंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफाइंड है जो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी होती है? अकाउंटिंग करनी होती है। अगर आप ईयर बाय ईयर वही सेम प्रिंसिपल्स, वही सेम पॉलिसीज अप्लाई कर रहे हो तो आप इजीली अपना डेटा प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो सेम प्रिंसिपल्स पे, सेम पॉलिसीज पे प्रिपेयर हुआ है। समझ रहे हो? और क्योंकि ये प्रिंसिपल्स सब बिजनेस पे अप्लाई होने हैं तो बाकी बिजनेसेस भी यही प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे होंगे, यही रूल्स फॉलो कर रहे होंगे, तो आप अपना डेटा उनके डेटा से भी कंपेयर कर सकते हो। बात समझ रहे हो? राइट। तो अब होता क्या है कि अगर आप देखोगे तो जो कंपनीज होती हैं, तो इनफैक्ट कंपनीज के लिए तो इतना तक मैंडेटरी है कि जब भी वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो 1 साल का डेटा प्रिपेयर नहीं करते, उनको इस साल के डेटा के साथ साथ प्रीवियस ईयर के डेटा को भी प्रेजेंट करना होता है। तो क्या होगा? पब्लिक को भी पता चलेगा, उसके यूजर्स को भी पता चलेगा कि इन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो ये हो गई हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली हमने क्या पढ़ी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी क्या मतलब था? कि मैं कोई भी डेटा को वेरीफाई कर सकूं,
और जिन डेटा को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, जिसमें आपको अपनी पर्सनल जजमेंट यूज़ करनी है, वो फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या पढ़ा कि आप जो भी डेटा प्रेजेंट कर रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए, कोई अननेसेसरी कोई इररेलेवेंट डेटा प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड मैंने क्या पढ़ा? थर्ड मैंने पढ़ा अंडरस्टैंडेबिलिटी, अपने डेटा को ऐसे प्रेजेंट करो जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज भी नहीं है वो भी समझ जाए, राइट। फोर्थ मैंने पढ़ा कंपेरेबिलिटी, कि मैं अपना डेटा अपने प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर कर सकूं और किसी और बिजनेस से भी इजीली कंपेयर कर सकूं। ये 4 क्वालिटीज़ आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है ख़त्म, ठीक है। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं, बहुत डिटेल में हमने समझा है। अगर आपको अभी भी किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।